नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक शख्स ने पुलिस वालों पर हमला किया है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हैं। हमलावर आईआईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी बॉम्बे का। उसने मंदिर में घुसने की कोशिश की। पुलिस का यह कहना है कि किसी आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले से ही तनाव से भरे माहौल में पूर्वी यूपी के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस वाले पर हमले का नाटकीय वीडियो। रविवार शाम यह हमला हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के मुख्य महंत हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला 29 साल का अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का एक शख्स है, जिसने 2015 में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। वीडियो में दिख रहा है कि अब्बासी कटार जैसी कोई चीज लहरा रहा है और उन पुलिस वालों और दुकानदारों पर झड़प पड़ा है, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन दोनों अब ठीक हो रहे हैं। सोमवार शाम योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। अभी हमले का मकसद साफ नहीं है, मगर यूपी पुलिस कहती है कि वो आतंक के अंदेशे से इनकार नहीं कर रही। पुलिस ने मुर्तजा पर हमले की कोशिश और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का आरोप लगाया है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि ये आतंकी घटना नहीं थी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं, उनको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। मुर्तजा पर एक भीड़ पत्थर फेंकती नजर आ रही है, जिसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। गोरखपुर अस्पताल में बीती रात उससे हुई पहली पूछताछ का ये वीडियो देखकर लग रहा है कि आरोपी पुलिस वालों के सवालों के अस्पष्ट जवाब दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा के पास से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक हवाई टिकट बरामद हुआ है। मुर्तजा के पिता बताते हैं कि उनका बेटा कई साल से अवसाद में है और उसने खुदकुशी की कोशिश की प्रवृत्ति भी है। परिवार मुंबई में था और 2 साल पहले गोरखपुर आकर बसा है। तबीयत इसकी खराब रहती थी ज्यादातर। कभी कुछ काम करता था, 4-5 महीना काम नहीं करता था। तो अब क्या था कि ये डिप्रेशन कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी, मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना, लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर का जो महत्व है वो काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उससे एसोसिएटेड है। आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद भी रहे हैं और इस बार असेंबली इलेक्शंस में वो गोरखपुर अर्बन सीट से एमएलए भी चुने गए। सलीम खान और विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हिंदू महापंचायत हुई। इस महापंचायत में डासना मंदिर के पुजारी और हिंदू नेता यति नरसिंहानंद और एक टीवी चैनल के संपादक ने एक संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। 5 पत्रकारों ने, जो यहां पर कवरेज के लिए गए थे, आरोप लगाया है कि महापंचायत कवर करने के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई, छेड़खानी की गई और इसमें मामला दर्ज किया गया है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रविवार को हुई इस हिंदू महापंचायत की मंजूरी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की ही मौजूदगी में 700 से 800 लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। आरोप है कि मंच से धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण देने वालों में डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन चैनल का एडिटर सुरेश चौहान के था। भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। इस महापंचायत के कवरेज के लिए गए एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने उनके आई कार्ड चेक किए, फिर उनके साथ मारपीट की और छेड़खानी की, उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीनने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह उन्हें निकालकर मुखर्जी नगर थाने लाई और पत्रकारों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर पर गलत जानकारी और भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी केस किया है। लेकिन फिलहाल विवादों में आए यति नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाणके को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी उस पर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। तो 34 में हो जाएगा। पुलिस की मंजूरी मिले बिना पुलिस के सामने ही हिंदू महापंचायत हुई और अब पुलिस उन्हीं को तलाश रही है जो पुलिस के सामने ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पुलिस उन्हीं को तलाश रही है जो भड़काऊ भाषण पुलिस के सामने ही दे रहे थे। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में आप जानते हैं कि हिजाब विवाद हुआ, उसके बाद हलाल का मुद्दा उठा और उसके बाद अब मुंबई में अजान का मुद्दा उठा है, यानी कि मस्जिदों पे लगे लाउडस्पीकर जिनके जरिए अजान की आवाज दूर दूर तक फैलती है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद अब एमएनएस और समाजवादी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। एमएनएस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अजान के विरोध में हनुमान चालीसा शुरू किया है। कहा है कि अगर अजान होगी तो उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हिजाब और हलाल के बाद अब अजान का मुद्दा गरमा रहा है। एमएनएस ने तो अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। इसके बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर पुलिस से पूछा कि क्या मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर भी कार्रवाई होगी। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। इससे ठीक एक दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया था। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। एमएनएस पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुंबई बीजेपी ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। मस्जिदों के अजान के ऊपर लाउडस्पीकर तुरंत बंद कराए जाने चाहिए, ये हमने उनसे मांग की है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे पा रहा हूं, पर यदि आने वाले समय में इसका निर्णय नहीं किया हुआ तो सारा हिंदू समाज इसके बारे में आंदोलन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में अपने एक आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। बीजेपी उसे ही मुद्दा बनाकर अब मुंबई में शिवसेना को घेरने की कोशिश में है। बदले में शिवसेना ने याद दिलाया है कि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। अजान और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उठा रहे हैं तब क्यों नहीं उठाया गया, मुझे बताइए। यूपी में मस्जिद पर से लाउडस्पीकर निकाला क्या? मुंबई में अब समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद गई है। जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं।
परमिशन लेके बजाएं। हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। दरअसल बीएमसी चुनाव नजदीक है और शिवसेना के अलग होने के बाद से ही बीजेपी हिंदुत्व के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाती रहती है। लाउडस्पीकर पर अजान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के सभी राज्य की सरकारें इसे नज़रअंदाज करती रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार मिश्रा को बचाती दिख रही है। लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर 2021 बेकाबू जीप किसानों को रौंदती निकल गई। घटना में 8 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एसआईटी के दावों के बावजूद वो जमानत पर बाहर आ गया। दरअसल फरवरी में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए थे, पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हो सकता है कि जीप के ड्राइवर ने डर की वजह से गति तेज की, जिससे किसान कुचले गए। 50 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की, लिहाजा पीड़ित परिवार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। अदालत ने कहा, हमारी चिंता जमानत देने के तरीके को लेकर है। हाईकोर्ट केस के गुण दोष पर चला गया। गाड़ी से कुचले या गोली लगी, ये पता लगाना ट्रायल का काम है। यूपी सरकार को भी एसआईटी के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। वहीं इस बार यूपी सरकार आशीष मिश्रा का बचाव करती नजर आई। सरकार ने कहा, घटना गंभीर है, लेकिन आशीष मिश्रा के फरार होने का अंदेशा नहीं है। वो आदतन अपराधी भी नहीं है। गवाहों को उससे कोई खतरा नहीं है। एसआईटी ने सिर्फ केंद्रीय मंत्री का बेटा होने की वजह से अपील का सुझाव दिया। बहरहाल तमाम पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वोत्तर में कई इलाकों से आफ्स्पा हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इसे हटाने की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों का कहना है कि ये मांग काफी पुरानी है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के बावजूद वहां हिंसा में कमी आई है, ये दावा केंद्र सरकार का है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि घुसपैठ में भी कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 143, 2019 में 51 और 2020 में 34 घुसपैठिए भारत दाखिल हुए और इनमें से ज्यादातर एलओसी के आसपास मारे गए। तो क्या इस आधार पर जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से एफपीएस से हटाया गया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से हटाया जाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों की यही राय है। ग्राउंड रियलिटी देख के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई तकलीफ नहीं है, एक अच्छा संदेश देगा हम कश्मीर के लोगों को कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट में जहां तकलीफ नहीं हो रहा है, हम ये निकालने के लिए तैयार है और इस किस्म के संदेश दे के बाकी रीजन में भी जरा सा नॉर्मलसी वापस आए। उधर एनडीटीवी को मिली हुई जानकारी के मुताबिक इस बात पर चर्चा सरकार में भी हो रही है। शुरुआत में जम्मू के कुछ थानों से इसे हटाए जाने पर विचार हो रहा है, मगर सीमा से सटे इलाकों में एएफपीएस से कायम रहेगा। जहां तक घाटी का सवाल है, वहां फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि सेना अपने आप से कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, उसे लोकल प्रशासन की मदद लेनी होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एएफपीएस से हटाए जाने को लेकर चर्चा हो रही हो। यूपीए के दौरान भी जब केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, तब भी राज्य सरकार चाहती थी कि सेना की मौजूदगी कुछ इलाकों में कम की जाए। तब श्रीनगर के कई इलाकों में बंकर कम किए गए थे, लेकिन एफपीएस से हटाने की हरी झंडी सेना ने नहीं दी थी। केंद्र को
दिक्कत इस बात की है कि राज्य सरकारें एक बार AFPA से हटाए जाने के बाद उसे लगाने के लिए दोबारा कतराती हैं या फिर डरती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि वहां पर AFPA से लगाने का अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब को है। तो ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ थानों से अगर AFPA से हटाया जाए नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर, तो ये वहां के आवाम का भरोसा जीतने के लिए बहुत अहम साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।